हमारे साथ आईटी और लॉ मिनिस्टर पीपी चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, हम जानना चाहेंगे कि हम ही दर्शक भी जानना चाहेंगे, लॉ जिस प्रोसीजर के साथ में एक कोई व्यक्ति अदालत के दरवाजे तक जाता है तो उसको उम्मीद होती है कि न्याय मिलेगी, लेकिन विलंब से अगर कोई न्याय मिलती है तो लगता है कि आप कई बार खुद भी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर रहे हैं कि विलंब से न्याय मिलता है तो न्याय नहीं कहा जाता है। हम जानना चाहेंगे कि सरकार सुलभ न्याय के लिए क्या प्रयास कर रही है। देखिए, एक वेल नोन कहावत है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरीड जस्टिस बरीड। तो इसको बैलेंस स्ट्राइक करने की बहुत जरूरत है और आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि जिस हिसाब से न्यायालयों में पेंडेंसी है, जितने केसेस डिस्पोज ऑफ होते हैं उतने केसेस वापस इंस्टीट्यूट हो जाते हैं। इसके कई फैक्टर्स हैं, लेकिन जहां तक पेंडेंसी की अगर बात करें तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लगभग 2 करोड़ और 74 लाख केसेस पेंडिंग है और हाई कोर्ट में करीब 61 लाख केसेस पेंडिंग है, 40 लाख करीब, और सुप्रीम कोर्ट में करीब 61,000 केसेस पेंडिंग है। ये पेंडेंसी जो है लंबे समय तक करीब करीब ये बराबर मेंटेन हो रही है। केसेज इंस्टीट्यूट होते हैं और डिसाइड जितने इंस्टीट्यूट होते हैं लगभग उतने ही होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जुडिशरी के लिए भी चैलेंज है, सरकार के लिए भी चैलेंज है और बार काउंसिल और बार के लिए भी चैलेंज है। इन तीनों को मिलकर करके एक साथ एक पूरा का पूरा इसमें काम करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी मुझे निकट भविष्य में अगर देखें आप, हम ये देखें कि इसमें सिर्फ वैकेंसीज इंक्रीज करने से हो जाएगा, यही कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता। उससे हम देखें वैकेंसी का भी अगर देख लें तो उससे भी ये डिस्पोजल नहीं होंगे। तो इसके लिए आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी, चाहे ई कोर्ट्स हो, चाहे ई लॉ हो, चाहे ई फाइलिंग हो, किसी रूप में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज है उससे इन केसेस पे काफी कमी आ सकती है जो पेंडिंग केसेस हैं। और उसके अलावा जो वैकेंसीज की बात है, जहां तक भारत सरकार ने 2016 का साल ऐसा रहा कि मैक्सिमम अपॉइंटमेंट्स हुए हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में, पिछले 30 सालों में नहीं हुए जितने अपॉइंटमेंट्स हुए। अभी भी जो वैकेंसीज करीब 30% हाई कोर्ट जजेस की जो वैकेंट है उसके लिए, या उससे ज्यादा जो वैकेंसी कुछ 30%, तो उनकी बात कर रहा हूं जहां पर नाम रिकमेंड ही नहीं हुए हाई कोर्ट से, और कुछ नाम जो है रिकमेंड हुए पाइपलाइन में है, लेकिन 30% नाम रिकमेंड नहीं हुआ, हाई कोर्ट रिकमेंड करता है, उसके बाद में प्रोसेस चलता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो आने के बाद में उसको प्रोसेस करता है। तो हाई कोर्ट्स को लिख रखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी लिख रखा, हमने भी रिक्वेस्ट कर रखा है कि भाई आप नाम जो है जल्दी रिकमेंड करें जिससे वैकेंसीज फिलअप हो जाए। उसके अलावा पूरे देश में करीब 20,000 वैकेंसीज ऐसी हैं जो सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हैं। 20,000 वैकेंसीज में से 15,000 भरी हुई है, 15,000 अभी भी खाली है, 15,000 भरी हुई है, 5,000 अभी भी खाली है। तो 5,000 के लिए ये काम जो है वो संबंधित हाई कोर्ट का और स्टेट गवर्नमेंट का, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं है। उनको भी हमने लिख रखा है कि आप इमीडिएटली जो 25% वैकेंसीज हैं उनको फिलअप किया जाए। तो एक तो ये रीजन है, और उसके बाद में जो नए केसेस कम हो उसके लिए हम चाहते हैं कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन, जो बड़े एडवांस कंट्रीज हैं जहां अमेरिका है या यूरोप हैं या और भी देश हैं, वहां प्री लिटिगेशन मीडिएशन के बड़ा जोर है। कोर्ट में जाने के पहले ही जो हैं, इमीडिएटली कोर्ट में रस करने के पहले आपसी समझाइश के तहत में उनके पार्टी जो मिल जाती है बिना इंस्टीट्यूशन को यूज किए, तो 75% केसेज वो इसलिए रिड्यूस हो जाते हैं कि एक कोर्ट में जाने के बाद में उनको पता है कि बहुत हैवी कॉस्ट लग सकती है अगर लूज किया तो एक वो बहुत एक डेटरेंट का काम करते हैं। तो हम भी इस पे वर्क कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसीलिए हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट जो अभी हमने अमेंड भी किया, उससे भी फर्क पड़ेगा। और उसके अलावा ड्यूरिंग लिटिगेशन मीडिएशन है, कोर्ट में केस फाइल हो गया, फिर भी मीडिएशन और कॉन्सिलेशन के द्वारा खत्म किया जा सकता है। पोस्ट लिटिगेशन केस डिसाइड हो गया, उससे भी किया जा सकता है। और वैसे भारत सरकार बड़ी गंभीरता से सोच रही है कि जो
इंटीग्रेटेड लीगल डिवीजन, जैसे कई बार अनमाइंडफुल ऑर्डर करते हैं। वो चैलेंज क्यों होते हैं? 2-3 कारण बहुत मेजर होते हैं अगर देखा जाए तो। सबसे बड़ा मेजर कारण चैलेंज करने का ऑर्डर ये होता है कि जो अथॉरिटी ऑर्डर कर रही है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि उसको पता ही नहीं होता कि कानून की इंट्रिकेसीज क्या है, उसमें ऑर्डर जारी कर देती है और कोर्ट में वो चैलेंज हो जाता है। कोर्ट ये नहीं कहता कि भाई आपने ऑर्डर करने के लिए अथॉरिटी नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि उसको पता नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, कई बार प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं। सर ये चर्चाएं आती है, लेकिन इस पे लगाम कैसे लग पाएगा? इस पे इसीलिए इस इंटीग्रेटेड, मैं इसी का बता रहा हूं आपको कि जैसे कोर्ट में ये सारी की सारी चीजें ये हैं, उसके बाद में लेजिस्लेशन का पार्ट में भी है, कुछ लेजिस्लेशन भी वैलिडिटी भी चैलेंज होती है। एक चैलेंज होती है तो उससे हजारों लाखों लोग अफेक्ट होते हैं, तो लिटिगेशन इंक्रीज करता है। तो इसीलिए लेजिस्लेशन का भी पार्ट जो है उसमें बहुत अच्छी तरह से डिबेट होकर के सही तरीके से अगर लेजिस्लेशन भी आएगा तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इंटीग्रेटेड लिटिगेशन की मैं बात कर रहा था, इंटीग्रेटेड लीगल डिवीजन की, जो हर मिनिस्ट्री में हम चाहते हैं, लॉ मिनिस्ट्री चाहती है कि भारत सरकार की हर मिनिस्ट्री में इंटीग्रेटेड लीगल डिवीजन की ब्रांच हो, जो कि कोई भी ऑर्डर जारी करने के पहले वो लीगल माइंड जो है जिसको हम भेजेंगे उसको एग्जामिन करेगा कि ऑर्डर जो जारी किया जा रहा है इन अकॉर्डेंस विद लॉ है या नहीं है। अगर ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद लॉ है तो वो जारी कर पाएगा। तो उससे क्या कि उसमें उस ऑर्डर में इंफॉर्मेटिव जो है, इरेगुलरिटी है, इलीगलिटी है, बहुत कम होगी, तो चैलेंजेबल नहीं होगा। चैलेंजेबल नहीं होगा तो कोर्ट में केस कम आएंगे, कोर्ट में केस कम आएंगे तो पेंडेंसी और फिर बाद में डिले का कोई चक्कर नहीं रहेगा। और भी कई एस्पेक्ट हैं, सिर्फ एक ही नहीं है। जैसे हम इवन एडवोकेट्स का भी लेते हैं, काफी कि उसमें समय कम जो समय लगना चाहिए उतना नहीं, जो ज्यादा लग रहा है, तो काफी चीजों को इसमें लिया जा रहा है। एक फैक्टर्स नहीं है, इसमें कई फैक्टर्स हैं। लॉ कमीशन ने भी कई बार बार अपनी रिपोर्ट दी है, तो एक इश्यू दी अगर गिनाने बैठो तो कोई एक बात पे नहीं कह सकता सिर्फ वैकेंसी ही क्राइटेरिया है। देयर आर सो मेनी क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच दैट एरियर्स हैज अकर्ड एंड डिले इज बीइंग कॉज्ड। चौधरी साहब, आपने नेचर की बात की कि लीगल नेचर केस का देखना होगा। फास्ट ट्रैक अदालतें, उसमें किस नेचर के केस शिफ्ट हों? दूसरा, लोक अदालतों का महत्व बताया जाता है कि कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि मूंछ की लड़ाई है, 45 साल से केस चल रहा है, तीसरी पीढ़ी आके लड़ रही है, लेकिन उसे सोल्व करें। तो लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट, उसकी मॉनिटरिंग हो पा रही है कि कोई छोटा केस है, किस नेचर का केस है, इसे क्यों सोल्व नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इसके लिए नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बना हुआ है, तो उसके लिए लोक अदालत वगैरह का प्रावधान है। अभी जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट के पास में है और हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स के पास में सारे 3 टीयर्स में ये काम करता है। नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट करता है, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स करते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स करते हैं। तो इनका जो परिणाम है, रिजल्ट है, बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर हम सारा देखें, आज तक जब से लोक अदालत कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं, करीब 9 करोड़ केसेज जो हैं, किसी हो सकता है छोटे छोटे केसेज भी हों, पैटी मैटर्स भी हो, लगभग 9 करोड़ केसेज जो हैं वो उससे डिस्पोज ऑफ हुए हैं। तो अगर ये लोक अदालत नहीं होता तो ये केसेज कोर्ट में, उसमें अगर ये मानते हैं हम 10% भी कोर्ट में अगर आते हैं तो भी बहुत बड़ा एक करीब 90 लाख या 1 करोड़ के केसेज और पाइल अप हो जाते और एरियर्स में हमारी बढ़ोतरी कर देते और दूसरे केसेज को डिले करते। और इसके साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा, कुछ लेजिस्लेशन फास्ट ट्रैक की जो कॉन्सेप्ट काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक में जिस नेचर के केस जाने चाहिए अभी वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पूरे देश में एक बार ये योजना आई थी और उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह बने और सारा इसमें भारत सरकार ने एक इंसेंटिव दे करके, वैसे जहां तक सबॉर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात है, ये जो सब्जेक्ट है वो स्टेट सरकार का है, भारत सरकार का नहीं। लेकिन भारत सरकार अपनी तरफ से मदद देती है और इसमें मदद कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि हमारे मोटर व्हीकल्स और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऐसे हैं कि जिसमें केसेज वगैरह जो उसके तहत बहुत ज्यादा होते हैं। मोटर व्हीकल के तहत से ट्रैफिक चालान के केसेज ले लो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केसेज ले लो, ये 1 करोड़ के आसपास कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट को इस तरह का अमेंड किया जाए कि जिससे कि उनकी अथॉरिटी जो है, विभाग की अथॉरिटी, सक्षम अथॉरिटी हैं, उसके पास ये पैटी केसेज जो है ट्रैफिक चालान के उनके पास हो, जो कोर्ट के ऊपर अननेसेसरी बर्डन नहीं हो। तो इस तरह की ये भी हो सकता है सीरियस कंसिडरेशन में। और दूसरा, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हम कह रहे हैं, डायरेक्ट कोर्ट में आने के पहले इसमें कोई उनके आपस में कॉन्सिलिएशन हो, मीडिएशन हो। डायरेक्ट कोर्ट में अगर चेक डिसऑनर हो जाती, इमीडिएटली कोर्ट में अप्रोच करता है। तो इसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि भाई जिससे कि फिल्टर होकर के दोनों में, चाहे मोटर व्हीकल के केसेस हों,
चाहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केसेस हों, या अगर फिल्टर होकर के आएंगे तो उससे एरियर जो है उसमें बढ़ोतरी कम होगी, और जो ऑलरेडी जो केसेस बढ़ोतरी कोर्ट में कम होगी, और ऑलरेडी जो पेंडिंग केसेज हैं उसमें भी जो है वो फास्ट कोर्ट जो है उनको डिसाइड कर पाएगा। जी, आपके पास में आईटी भी है, साथ में लॉ और आईटी पेंडेंसी की आपने बात की। जस्टिस सीजेआई एक्स टीएस ठाकुर साहब ने कहा था कि अगर पेंडेंसी खत्म करनी हो तो 70,000 जजेस की हमें आवश्यकता होगी। उस दिशा में कुछ कदम बढ़ रहे हैं आगे? देखिए, ऐसा है कि उनका अपना मत है, लेकिन कोई जजेस ज्यादा अपॉइंट करने से नहीं, मैंने आपको बताऊं टेक्नोलॉजी का यूज करके हम पेंडेंसी को, आपके पास में दोनों चीजें हैं, लॉ भी है और आईटी भी है, क्या इसको कॉम्बिनेशन करके और तीव्र हो सके या फिर बिल्कुल इसका मैं बताऊं आपको कि देखो, ऐसा जस्टिस को हमें अभी जस्टिस सेंट्रलाइज है जी, जस्टिस का मैकेनिज्म डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज का मतलब, मेरा मतलब ये है कि जो 83 करोड़ पॉपुलेशन जो गांव में रहती है वो कई बार इनजस्टिस वो टॉलरेट करती हैं। हम देखते हैं कि छोटे छोटे लोग जो हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, शोषित हैं, तो इस तरह के लोग जो हैं कई बार उनके साथ अन्याय होता है, लेकिन वो कोर्ट में इसलिए नहीं पहुंचते हैं, एक तो उनको ध्यान नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, दूसरा उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो कोर्ट में पहुंच सके, इतनी भारी भरकम फीस खर्च कर सके, वकीलों को फीस दे सके। तो उसका परिणाम क्या होगा? वो कोर्ट में नहीं आएंगे, बिल्कुल उनके साथ अन्याय होगा। तो हमें अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सोचना है कि ऐसे लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकें। उसके लिए हमारा मानना है कि देश में आज 2,50,000 ग्राम पंचायतें हैं। उन ग्राम पंचायतों तक, अभी 1 लाख ग्राम पंचायतों तक हम ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी पहुंचा दी है, और रिमेनिंग 1,50,000 ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी की जो बात है वो दिसंबर 2018 तक हो जाएगी। उसके होने से और भी कई सर्विसेज जो हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं गवर्नेंस की, वो वहां तक पहुंचाई जा सकेगी। लेकिन उसके अलावा पैरा लीगल वॉलंटियर्स हर ग्राम पंचायत में हो सकता है, जो कानून की सलाह दे सकता है। वो कानून की सलाह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से और लोगों से पूछ सकता है, बीपीओ सेंटर वगैरह से। तो उस गांव में, उस ग्राम पंचायत में जो पीड़ित है, जो कानून जानता नहीं है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसी गांव में जो है ये पैरा लीगल वॉलंटियर्स, हम चाहते हैं कि 2 लाख बजाय के कोर्ट बढ़ाने के 2,50,000 पैरा लीगल वॉलंटियर जो हैं और हर ग्राम पंचायत में होंगे, तो हम 83 करोड़ पॉपुलेशन को कवर कर पाएंगे और उनके साथ एक जस्टिस जो है इम्पार्ट कर पाएंगे।